हिडन ट्रूथ सीरीज को पूरा सुने तभी आपको इसको पेश करने का मकसद समझ में आएगा। 19 के दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेज पर एक बड़ा बदमाश किस्म का देश माना जाता था। उसकी बदमाशी का सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका की छत्रछाया में उसने अमेरिका की मदद की थी अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ जिहाद लड़ने की। जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान मदद कर रहा था अमेरिका की इस जिहाद को लड़ने के लिए, उस समय पाकिस्तान ने, बड़ी आश्चर्यजनक सी बात है कि अफगानिस्तान के एक पड़ोसी देश जिसका नाम था ईरान, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका नाम था सवाक, उसके साथ भी रिश्ते बनाने की कोशिश की। बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान खुद तो एक सुन्नी देश और ईरान शिया देश था, लेकिन इन दोनों शिया सुन्नी देशों के बीच में भी इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ऑफ पाकिस्तान सवाक ईरान के बीच में एक मिली भगत स्टैब्लिश हुई। जैसे ही 90 का ये जिहाद खत्म हुआ, 19 में पाकिस्तान ने यही जिहाद को रिप्लेस किया भारत के कश्मीर में। उसने भारत के कश्मीर में एक सिंपल मेट्रोलॉजी अपनाई। उसने भारत के कश्मीरी लोगों को उठाया, उनको बॉर्डर के उस पर ले जाकर ट्रेनिंग दी, उनको रेडिकलाइज किया, उनको हथियार पकड़ाया और उसके बाद उनको भारत भेज के कश्मीर में आतंक फैलाया। इस पूरे प्रोसेस में जब पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का प्रयोग कर रहा था ट्रेनिंग देने के लिए, हथियार देने के लिए, बारूद देने के लिए, तो भारत ने इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीय कई जगह पर फैलाया। भारत ने यह बात बार बार जताने की कोशिश करी पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का दुरुपयोग करते हुए भारत को डिसेबल कर रहा है। इस पूरे गेम प्लान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने अपने उन पुराने कॉन्टैक्ट्स जो उसने में ईरानियन सवाक के साथ बनाए थे उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की। 1990s के दौरान अपनी इस पूरे आरोप को जो भारत पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा था, उस आरोप को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने ईरानियन एजेंसी सवक की मदद ली और ईरान के कई शहरों में मदरसे चालू कर उन मदरसों में एक तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू की। पाकिस्तान भारत के कश्मीर से बच्चों को लेकर जाता था, चमन बॉर्डर को पार कराते हुए उनको ईरान की ओर ले जाकर ईरान के इन शहरों में उसने बनाए हुए मदरसों से और इन मदरसों को दी गई सिक्योरिटी जो कि ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी सवक प्रोवाइड कर रही थी, वहां पर ले जाकर इन बच्चों को पाकिस्तान ने आर्म्स की ट्रेनिंग दी, रेडिकलाइज किया और उनको कश्मीर में जिहाद करने के लिए ट्रेन किया। जब ये सब हो रहा था उस दौरान 1990s में भारत सरकार बड़ी कंसर्न थी। भारत सरकार ने बोला कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है वह तो एक तरीके से कश्मीर में परिवेश को मुंहतोड़ जवाब दे ही रही है, लेकिन भारत की सरकार ने रॉ को एक जिम्मेवारी दी कि आप जाए और पाकिस्तान के इस पूरे नेटवर्क को तोड़े। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग थी। रॉ के पास अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आया और वह महत्वपूर्ण काम यह था कि पाकिस्तान के इस पूरे नेटवर्क को जिसके तहत वह हमारे बच्चों को जिहाद में ट्रेन करके उनसे हिंसा करवा रहा था उसको तोड़ना था। उन्होंने ने अपनी स्टडी करी और सबसे इम्पोर्टेंट पाया कि आज की तारीख में हमारे बच्चों को कश्मीर से ले जाकर अगर कहीं पर ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो नंबर 1 पाकिस्तान में है, नंबर 2 ईरान में है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तो हम टैकल कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ईरान को ट्रैक करते हैं। तो रॉ ने यह फैसला किया कि हम ईरान में अपने एसेट्स बनाएंगे और ईरान में जो पाकिस्तान की आईएसआई ने एक नेटवर्क बनाकर यह रेडिकलाइजेशन का कैंपेन और ट्रेनिंग का कैंपेन चला रखा है, इसको रोकेंगे। इसीलिए 1990s के दौरान उन्होंने फैसला लिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को विश्वास में लेते हुए कि हम कुछ डिप्लोमेटिक स्टाफ भेजेंगे जो कि जनरल ब्यूरो के अधिकारी होंगे, पर वह डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स पर ईरान जाएंगे। ईरान में जाकर वह स्टडी करेंगे कि कहां पर कौन से शहरों में आईएसआई ने किस तरीके से नेटवर्क्स बनाए हैं, कहां पर वह मदरसे हैं और उन मदरसों में किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस पूरे प्रोसेस को अनफॉलो करने के लिए रॉ ने सबसे पहले अपने एक अधिकारी पीके वेणुगोपाल को उठाया और वेणुगोपाल को रॉ का स्टेशन चीफ बनाकर एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पर ईरान भेजा। जब वेणुगोपाल ईरान गए तो उस समय भारत के राजदूत यानी कि एम्बेसडर जो ईरान में वो थे हामिद अंसारी। हामिद अंसारी जब वेणुगोपाल मिले तो वेणुगोपाल ने अपने आप को बताया कि वह यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्पस लेकर आए हैं और वह ये चाहते हैं कि जो आईएसआई के एसेट्स हैं और आईएसआई ने जो मदद से बना रखे हैं जहाँ पर वह हमारे बच्चों को रेडिकलाइज करके ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें उसको तोड़ना है। तो उसके लिए हामिद अंसारी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपके सहयोग की जरूरत होगी। हामिद अंसारी बड़ा ठंडा व्यवहार दिखाते हुए उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं और वेणुगोपाल एक तरीके से परेशान रहे, पर वेणुगोपाल के पास उनके इस महीने में काम जो था वो क्लियर था कि वह क्या करने आए हैं। तो वेणुगोपाल ने सोचा कि ठीक है, मुझे अगर एम्बेसडर हेल्प नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम खुद करूंगा, मैं तो एक ट्रेंड अधिकारी हूं। तो वेणुगोपाल ने एम्बेसी के अंदर स्टाफ को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन सा स्टाफ सहयोगी है। सरप्राइजिंग सी बात है कि इस सहयोगी स्टाफ में सबसे पहला नाम आया संजीव कपूर का। संजीव कपूर जो थे वो एक तरीके से पर्सनल असिस्टेंट पर हामिद अंसारी के पीए थे।
और हामिद अंसारी के पीए होने के नाते कपूर ने यह फैसला लिया कि वो पूरी की पूरी मदद और पूरी सहायता और सपोर्ट देंगे वेणुगोपाल को। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन टेरिटरी के बारे में आइडेंटिफिकेशन डिफरेंट एरिया के बारे में जानकारी कपूर ने देनी शुरू की और वेणुगोपाल और कपूर ने मिलकर एक पूरा सेट क्रिएशन करना शुरू किया ईरान की टेरिटरी में। जब ये काम शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है आईएसआई जो पाकिस्तान की एजेंसी थी, सवाक जो ईरान के एमसीडी, इन दोनों को इसकी भनक लग गई कि रॉ का प्रेजेंस ईरान में हो चुका है। उन्होंने ये देखा कि सारी मदद जो है कपूर कर रहा है और कपूर कहीं ना कहीं वेणुगोपाल के साथ मिलकर ईरान के अंदर असेट्स क्रिएट कर रहा है। एक बार की बात है कि कपूर इंडिया आ रहे थे और उन्होंने एम्बेसी से अपनी एक कार उठाई और वह कार से ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट की ओर जब जा रहे थे तो रास्ते में ही सवाक जो थी, जो कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उस एजेंसी ने कपूर को किडनैप कर लिया। कपूर को किडनैप करने के बाद उसको बहुत मारा, उसको बहुत टॉर्चर किया। कपूर ने फ्लाइट भी नहीं पकड़ सके किसी। वेणुगोपाल बड़े परेशान हुए। उन्होंने हामिद अंसारी के साथ ही इंफॉर्मेशन शेयर करी, लेकिन हामिद अंसारी ने कुछ नहीं किया। इसके बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। 3 से 4 दिन वेणुगोपाल को जब यह मालूम चला कि कपूर लापता है, वह बार बार एम्बेसडर के पास जाते रहे और बार बार एम्बेसडर को शिकायत करते रहे कि आप ईरानियन गवर्नमेंट से इस घटना को बताएं कि हमारे एम्बेसी का एक डिप्लोमेटिक अधिकारी जो है वह लापता है, उस डिप्लोमेटिक अधिकारी की लोकेशन की डिटेल्स शेयर की जाए। यह आप एम्बेसडर होने के नाते ईरान गवर्नमेंट से घटना के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वेणुगोपाल के बार बार बोलने के बावजूद भी कपूर की इस मिसिंग इंसिडेंट के बारे में हमारे भारत के एम्बेसडर ने ईरानियन गवर्नमेंट से कोई चर्चा नहीं की। 4-5 दिन के बाद कपूर को एक बहुत ही बुरी हालात में खून से लिपटे हुए एक सड़क के किनारे फेंक दिया गया। वहां से किसी तरह वह चलते हुए इंडिया की एम्बेसी में वापस पहुंचे और आते उन्होंने वेणुगोपाल को बताया कि किस तरीके से सवक ने और आईएसआई ने मिलकर उनको बहुत मारा, उनको टॉर्चर किया, उनको ड्रग्स के इंजेक्शन दिए और जानने की कोशिश की भारत किस प्रकार के एसेट ईरान में बना रहा है और यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन इन सारे टॉर्चर को झेलने के बाद भी दाद देनी है कि कपूर ने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। उन्होंने रॉ से आकर रॉ के सीनियर अधिकारियों को ये बात बताई। रॉ ने यह फैसला लिया कि वेणुगोपाल कपूर इन लोगों की नॉलेज क्योंकि आईएसआई और सभा को हो गई है, तो इम्पोर्टेंट यह है कि हम एम्बेसी के स्टाफ को बदले और कहीं ना कहीं एक नए स्टेशन शिव को भेजे। तो तुरंत फैसला किया गया कि वेणुगोपाल को बोला गया कि आप एक नया असाइनमेंट तुरंत लीजिए, आपकी जगह पर एक दूसरा अधिकारी जाएगा। रॉ ने फैसला लिया कि डीबी माथुर नाम के एक अधिकारी जो है उनको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट करवाकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रॉ के स्टेशन चीफ बनाकर पर भेजेंगे। बीबी माथुर डिप्लोमेटिक स्टाफ का एक पासपोर्ट लेकर एक तरीके से तेहरान की ओर निकले। तेहरान पहुंचे और एग्जिस्टिंग रॉ के जो एसेट्स वहां पर थे उनसे मुलाकात करने की शुरुआत की। दिव्या माथुर एक बहुत ही ज्यादा शार्प अधिकारी थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में एसेट्स इस तरीके से डेवलप करने शुरू कर दिए कि उन्होंने वह सारे मदरसों के अंदर अपने बिठा दिए जहां पर जिन मदरसों में आईएसआई हमारी कश्मीर के बच्चों को लाकर ट्रेनिंग दे रही थी। जब माथुर इस काम में सफल हुए और माथुर ने अपने एसेट्स उन मदरसों के अंदर तक बना दी है, तो हमें ग्राउंड लेवल से बहुत सुपीरियर क्वालिटी के इंटेलिजेंस मिलने लगी कि आईएसआई के कौन से आला अधिकारी इन्वॉल्व है, कौन से अधिकारी आईएसआई के ईरान में इन मदरसों के अंदर रहकर हमारे बच्चों को रेडिकलाइज करके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन माथुर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से क्लिक करके भारत की को बार बार प्रोवाइड करते गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात है कि माथुर को भी उसी तरीके से जिस तरीके से कपूर के साथ हालात हुए वहीं झेलना पड़ा। माथुर को भी एक बार सवक ने किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद माथुर को भी बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। उस समय जब माथुर का ये किडनैपिंग हुआ, ये चीज तो सारे एम्बेसी के स्टाफ को मालूम चल गई थी कि ये किडनैपिंग भी सवक ने और आईएसआई ने ही की है। जिस तरीके से उन्होंने कपूर की किडनैपिंग किया था, एम्बेसी के स्टाफ ने फिर से जाकर हामिद अंसारी को जाकर कंप्लेंट की और उनको बोला कि आप ईरानियन गवर्नमेंट से तुरंत बेहिचक शिकायत दर्ज कराएं। हमारे एम्बेसडर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस कार्रवाई न करने के बाद हमारी एम्बेसी के स्टाफ में जितनी भी पत्नियां थी, जितनी भी महिलाएं जो कि एक तरीके से बीवियां थी हमारे एम्बेसी के स्टाफ के अधिकारियों की, उन सब ने मिलकर एक जमकर प्रोटेस्ट किया अंसारी के ऑफिस के बाहर और अंसारी को मजबूर किया कि आप कुछ कार्रवाई कीजिए। अनफॉर्चुनेटली बात है दोस्तों कि हमारे भारत के राजदूत थर्ड कंट्री में जहां पर वह पोस्टेड हैं, वो कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं थे अपनी ही एम्बेसी के एक स्टाफ की किडनैपिंग के ऊपर, क्योंकि उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो रॉ के एक जूनियर अधिकारी जो उस समय एम्बेसी में पोस्टेड थे, उन्होंने ये मैटर को दोबारा इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि माथुर अभी तक 5 दिन हो गए हैं किडनैप हुए।
यहाँ पर हमारे एम्बेसडर की तरफ से कोई को जवाब नहीं मिल रहा है, वह समस्या को बिल्कुल हल नहीं कर रहे हैं। राव ने इस चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा कठोर तरीके से एक्ट करने की कोशिश करी। उन्होंने मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स को सूचित किया, साथ ही में उन्होंने उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उनको तक ये बात बताई कि हमारे एक एम्बेसडर ईरान में जो है बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, एक हमारे अधिकारी का वहां पर अपहरण हो गया है। और रॉ ने जब ये बात प्राइम मिनिस्टर को बताई तो सरप्राइजिंग बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिल्ली से ईरानियन गवर्नमेंट के साथ यह समस्या को बताया गया और बताने के 2 दिन बाद माथुर को भी एक इन जल्द तरीके से एक सड़क किनारे में कर फेंका हुआ था। माथुर जिंदा थे, उनको बहुत सारी गहरी चोटें आई थी, उनका रेप गेज डैमेज था, उनके पैरों के लिगामेंट फट चुके थे। किसी तरीके से वो बेचारे एम्बेसी वापस पहुंचे। उसकी हालात देखकर एम्बेसी के सारे स्टाफ बहुत ही ज्यादा परेशान हुए। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इंटरवेंशन ईरानियन गवर्नमेंट के साथ हो रहा था, जिसकी वजह से माथुर को रिलीज किया गया। लेकिन हमारे एम्बेसडर ने एक कोशिश तक नहीं की अपने ही डिप्लोमेटिक स्टाफ को वो एक प्रकार से बचा पाए। यह एक इतना ज्यादा मुद्दा बन गया कि रॉ के कई अधिकारियों को ये लगने लगा कि हम जिस तरीके से कश्मीर में टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारे को सहयोग नहीं मिलेगा तो ये हम लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे। इसके बाद भी कहीं ना कहीं आईएसआई और सवक इस गेम से बाज नहीं आए। उन्होंने यही चीजें दोबारा कोशिश की। हमारी इंडिया की एम्बेसी जो थी ईरान में, उसमें एक सिक्योरिटी ऑफिसर था, उस सिक्योरिटी ऑफिसर का नाम था उमर। आईएसआई ने सोचा कि भाई ये जो उमर है ये तो मुस्लिम है और ये मुस्लिम को हम कन्विंस कर सकते हैं कि देखो भाई तुम जो है हमारे लिए काम करो, हमारे को इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दो एम्बेसी में कि रॉ के कौन से अधिकारी है। उन्होंने उम्र को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उम्र बिल्कुल नहीं माना। उम्र के साथ अनफॉर्चुनेटली आईएसआई और सवक ने मिलकर वही किया जो उन्होंने कपूर के साथ, और वही चीज जो उन्होंने माथुर के साथ किया। इन्होंने उम्र को भी किडनैप किया, इन्होंने उमर को भी टॉर्चर किया। लेकिन दाद देनी पड़ेगी हमारे को हमारे उमर भाई की क्योंकि वह एक सच्चे हिंदुस्तानी थे। उन्होंने सारा टॉर्चर झेला लेकिन एक शब्द के लिए भी अपना मुंह नहीं खोला, वह भी टॉर्चर स्थिति में पाए गए, वो भी टॉर्चर स्थिति में फेंके गए। उसके बाद फिर से वह एमसीआई फिर से उन्होंने अपनी पूरी दुख भरी कहानी बताई हमारे एम्बेसडर को, लेकिन हमारे एम्बेसडर ने फिर से यह मैटर को रेज नहीं किया। रॉ अपनी कोशिश करती रही क्योंकि माथुर के एक्सीलेंट काम की वजह से हम लोग उन मदरसों में घुसपैठ कर चुके थे। हमने उन मदरसों को घुसपैठ करने के बाद अंदर से ही खत्म करना शुरू किया। हमने आईएसआई के उन अधिकारियों को पकड़ा, उन अधिकारियों को भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज किया, कहीं ना कहीं ईरान के बेस को जो भारत के ऊपर टेररिज्म के लिए प्रयोग की जा रही थी उसके लिए हमने कदम उठाए और हमने उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइज किया। दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे गेम में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वह ये है कि इतनी कोशिशों के बावजूद और इतने एपिसोड्स के बावजूद कपूर का, माथुर का, उमर का, आखिरकार ये हमारे जो एम्बेसडर थे हामिद अंसारी, इन्होंने कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं, इन्होंने कभी वह मैटर ईरानियन को रेज किया क्यों नहीं। क्योंकि दोस्तों आश्चर्यजनक बात यह है कि हमीद अंसारी के जो खुद के बेटे थे उनकी शादी ईरान की एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिक फैमिली से हुई थी और हामिद अंसारी उस समय नहीं चाहते थे कि इस रिश्ते पर किसी तरह की कोई दिक्कत आए, इसलिए उन्होंने कभी ईरान सरकार से शिकायत नहीं की। कितनी आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि रॉ के अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश के लिए काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे खतरनाक एरिया में काम करते हैं जहां पर उनकी जान को हर एक मिनट पर खतरा है। और यहां पर एक हमारे एम्बेसडर थे जिन्होंने निजी रिश्तों को एक राष्ट्रहित से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब नरसिम्हा राव को ये बात बताई गई थी कि हमारे एम्बेसडर कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इस एम्बेसडर को सस्पेंड क्यों नहीं किया, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं चलाई गई। क्या मिलीभगत थी, क्या वो एंगल्स थे कि जिसकी वजह से नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार में कोई कार्य नहीं किया कि नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा एक पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि रॉ के अधिकारी जो डिफरेंट एम्बेसी में हमारे आज की डेट में काम करते हैं, एक कहावत दोहरा जीवन जीते हैं। वह सिर्फ एक चीज की उम्मीद करते हैं हमारे डिप्लोमेटिक साहब से कि डिप्लोमेटिक स्टाफ को सहयोग करेगा। लेकिन यहाँ पर ईरान के केस में हमने एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज यदि की सहयोग करना तो छोड़िए, यहाँ पर तो निजी रिश्तों को बचाना और पारिवारिक रिश्तों की इमेज देश की इमेज से ज्यादा ऊपर किसी ने समझी। खैर, ये तो रॉ को दाद देने वाली बात है कि उसके आश्रित ने सुपीरियर थे कि हमने ईरान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज तो कर दिया। पर दोस्तों, हम फॉरेन ट्रेड को तो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे इंटरनल थ्रेड्स है, जो हमारी खुद की आंतरिक दुश्मन से जो हमें लीड कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिसको हमें आज की डेट में भी दाखिल करना है।
तो एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। निजी रिश्ते आपके देश से बड़ा नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझ गए होंगे कि जोखिम भरे कामों के बाद भी हम नेशन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और नेशन के ऊपर कभी सेक्रीफाइस होने नहीं दे सकते। हम जान दे देंगे। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।